है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका, बनाया गया त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। करण और अमिता अपने नए मकान में शिफ्ट करने वाले हैं। ठाकुर मुखिया को बुलाकर कहता है कि उनके शिफ्ट करते ही उसी रात मकान को जला दिया जाए। इसके बाद ठाकुर और मुखिया मकान का मुआयना करने जाते हैं और प्रगति को वहां देखकर हैरान रह जाते हैं। प्रगति ठाकुर को बताती है कि वो ठाकुर के इरादों से वाकिफ है और ये जानती है कि ठाकुर करण और अमिता को जलाकर खत्म कर देना चाहता है। वो ठाकुर को धमकी देती है कि अगर करण और अमिता का बाल भी बांका हुआ तो ठाकुर भी जिंदा नहीं बचेगा। ठाकुर प्रगति पर हमला करता है, लेकिन ऐन उसी वक्त विकास और आनंद कुछ दूर खड़े नजर आते हैं और ठाकुर से कहते हैं कि अब प्रगति अकेली नहीं है। इसके बाद प्रगति करण और अमिता से मिलती है और उन्हें बताती है कि ठाकुर उन्हें खत्म करना चाहता था, लेकिन साथ ही उनसे ये भी कहती है कि वो ठाकुर को इस बात का पता न चलने दें कि वो इस राज से वाकिफ हो चुके हैं और ठाकुर के साथ ही रहते रहें, ताकि उन्हें आने वाले खतरों की खबर मिलती रहे। इसीलिए वो ठाकुर के पास जाते हैं और नए मकान में जाने के लिए उसका आशीर्वाद मांगते हैं। ठाकुर उन्हें नए मकान में जाने से रोकता है, क्योंकि एक ज्योतिषी ने बताया है कि वो मकान उनके लिए शुभ साबित नहीं होगा। इसके बाद ठाकुर विनोद को प्रगति की धमकी के बारे में बताता है और विनोद ठाकुर से राजेश की धमकी का जिक्र करता है और दोनों ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि प्रगति अब अकेली नहीं है और उसे खत्म करने के लिए कोई नई तरकीब सोचनी होगी। अब आगे ये लो भैया, भैया दही, वो भी बहन के हाथ का, समझो कि रामबाण है। इतना गुणकारी कि पेट के अंदर गया और उधर नई शक्ति जाग उठी। लो भैया खाओ। अच्छा रूपा, मुझे एक बात बता, अगर इंसान की कोई चीज खो जाती है ना, तो वो उसे बहुत ढूंढता है। बहुत तलाश करने के बाद अगर वो चीज उसे मिल जाए तो उसे कितना खुश होना चाहिए? बहुत खुश होना चाहिए। तो फिर मेरी किस्मत में ये खुशी क्यों नहीं है? भैया एक बात याद रखना, जो गम तुम्हें खुशी के बाद मिलता है ना, वो नर्क से भी बदतर होता है, लेकिन जो खुशी गम के बाद मिलती है वो सच्ची खुशी होती है। तू कहना क्या चाहती है रूपा? भैया प्रगति के गम को तुमने अपनी जिंदगी का गम बना दिया है और इस गम का अंत है खुशी। अब ये गम है या खुशी मैं नहीं जानता। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि अब मेरी ये जिंदगी प्रगति की है। अगर मुझे प्रगति मिल जाती है तो मेरी बाकी की सारी जिंदगी खुशी से कटी, लेकिन अगर मुझे प्रगति नहीं मिली ना, तो उसके गम में गुजार दूंगा जिंदगी। हेलो राजेश। मोदी साहब, आप अंदर आइए ना। नमस्ते मोदी साहब। नमस्ते, कैसे हो बेटी? बस आपकी दया है, बैठिए ना। रूपा, तू मोदी साहब के लिए चाय है तो लेकर आ। मोदी साहब आप बैठिए ना। राजेश, तुमने मुझसे ये सवाल क्यों नहीं किया कि मैं तुम्हारे पास क्यों आया? बैठो बैठो। मोदी साहब, मैं भला आपसे सवाल कैसे कर सकता हूं? क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं मोदी साहब, इतना शर्मिंदा कि मुझे अपने आप से नफरत होने लगी है। इसकी वजह यह है कि मुझे एक ऐसे आदमी ने धोखेबाज और बेईमान समझा जिस पर मुझे भगवान के बाद इस दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वास है।
राजेश, तुम गलत समझ रहे हो। विश्वास तो अब भी है तुम पर, बस एक गलतफहमी थी। मोदी साहब, अगर ये सिर्फ एक गलतफहमी होती तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता, मगर ये तो विश्वास उठ जाने की बात है। और मुझे अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि मुझे अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं मिला। राजेश, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। शर्मिंदा तो मैं हूं कि मैंने इस बात की गहराई को नहीं समझा और जल्दी जल्दी में एक गलत फैसला कर लिया। दरअसल मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। ये क्या कह रहे हैं मोदी साहब? आप तो मेरे बुजुर्ग हैं, आप भला मुझसे माफी क्यों मांगेंगे? अगर मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा तो इस भूल का प्रायश्चित कैसे होगा जो मुझसे हो गई है? राजेश, जो हुआ उसे भूल जाओ, चलो मेरे साथ, तुम्हारी जगह अब भी खाली है। मगर मोदी साहब, राजेश, जो गलती मुझसे हुई है उसका जवाब मुझे सिर्फ तुम्हें नहीं, मीना को भी देना है, और वो भी चाहती है कि तुम वापस आ जाओ। मोदी साहब, मुझे आपके ऑफिस में दोबारा नौकरी करने के लिए किसी को वकालत करने की जरूरत नहीं, चाहे वो आपकी बेटी क्यों। ये क्या कह रहे हो राजेश? हाँ मोदी साहब, जो दाग मेरे दामन पर लगा है, जब तक मैं उसे धो नहीं लेता, मैं अपने आप को आपके काबिल नहीं समझूंगा। देखो राजेश, इसमें मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वो ये है कि अनजाने में या गुस्से की हालत में मैंने तुम्हारे साथ वो सुलूक किया है जिसके लिए तुम जिंदगी भर मेरी सूरत ना देखने की भी बात कहो तो वो कम है। ये क्या कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारी नाराजगी बेवजह नहीं है। लेकिन मोदी साहब, मैं आपके साथ बिल्कुल नाराज नहीं हूं। तो फिर मेरे बुलाने पर तुम आए क्यों नहीं? ये कैसे हो सकता है मोदी साहब? आप मुझे बुलाएं और मैं ना आऊं? मगर अफसोस तो मुझे इस बात का है कि आपने मुझे कभी बुलाया ही नहीं। क्या कह रहे हो राजेश? मगर मैंने तो भेजा था रंजीत को तुम्हारे पास। मगर रंजीत मेरे पास नहीं है। अगर आता तो मैं आपके पास आने से कभी इनकार नहीं करता। रंजीत तुम्हारे पास नहीं आया? जी नहीं। इसका मतलब बीच में जरूर कोई गड़बड़ है। अब बात समझ में आ रही। राजेश, मगर यकीन रखो, बहुत जल्द तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। भैया, मोदी साहब चले गए? हाँ रूपा, चाय पिए बगैर? समझ में नहीं आता रूपा, कौन किससे शर्मिंदा है। भैया मैं बताओ कौन किससे शर्मिंदा है? तू बताई, बता। भैया झूठ शर्मिंदा है सच्चाई से, और मेरे भैया सच्चाई पे हैं। ग्रोवर सेठ, राजेश मुझे जिन हालात में मिला था और उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो भूल जाने लायक नहीं। दरअसल मेरा दिल अब भी ये मानने को तैयार नहीं कि वो बेईमान है। बात दरअसल ये है मोदी साहब कि आप बहुत ही नेक और शरीफ इंसान हैं, और हर नेक और शरीफ इंसान आपकी तरह दूसरों को भी शरीफ इंसान समझता है। बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रही है मोदी साहब, लेकिन है इसके बिल्कुल खिलाफ। मैं भी राजेश को एक बहुत ही नेक और ईमानदार लड़का समझता था, मगर क्या ग्रोवर सेठ? मगर मेरा अंदाजा गलत निकला मोदी साहब, और आज इस मामले में मैं आपका बहुत बड़ा गुनहगार हूं। तुम मेरे गुनहगार कैसे हो? वैसे मोदी साहब कि जब एजेंसी की बात चली तो राजेश ने मुझसे बहुत बड़े कमीशन की तलब की। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैं आपसे शिकायत भी करना चाहता था। मोदी साहब, राजेश ने तो उल्टा इन पर इल्जाम लगा दिया। मगर आपके पास राजेश की बेईमानी के कोई ठोस सबूत हैं?
सबूत भी मिल जाएगा मोदी साहब, क्योंकि जब भी कोई इंसान गुनाह करता है तो अपने पीछे गुनाहों के निशान जरूर छोड़ जाता है। हाँ, मैं उन्हीं निशानों को तलाश कर रहा हूँ। अगर उसकी गुनाह के कोई निशान मुझे मिल जाए तो रोचक मैं उसकी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। कैसी बात करते मोदी? मतलब मैं आपसे कीमत कैसे ले सकता हूं? कीमत वसूल मत करो, मगर कोई सबूत तो ले सकते हो। हाँ मोदी साहब, सबूत जरूर दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए। ग्रोवर से तुम्हें चाहे जितना वक्त लो, मगर सबूत मेरे सामने पेश कर दो। मोदी साहब, मैं सबूत जरूर पेश करूंगा। उसकी बेईमानी और धोखाबाजी के जिंदा जीते जागते सबूत पेश करूंगा आपके सामने। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते भाभी। नमस्ते जी। नमस्ते। ओके मोदी। आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा मिनी कि मोदी साहब को मैं सबूत कहां से ला कर दूंगा। बहुत कच्चे खिलाड़ी हैं आप। अरे इन सब बातों के सबूत तो ठाकुर साहब के यहाँ बेहतर मिलेंगे। हेलो, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। हाँ ठाकुर साहब, मैं ग्रोवर बोल रहा हूँ जी। हाँ ग्रोवर, बोलो, क्या बात है? हाँ ठाकुर साहब, वो मोदी आया था जी। वो जो 10 लाख रुपए का चेक आपने दिया था ना, उसके लिए उसने राजेश को नौकरी से तो निकाल दिया ठाकुर साहब, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि राजेश के लिए उसके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है ठाकुर साहब। तो क्या उसने राजेश को फिर से अपने यहां नौकरी पर रख लिया? ठाकुर साहब, वो राजेश के खिलाफ कोई ठोस सबूत चाहता है। मैं मोदी को आपके पास लेकर आता हूं, तब तक आप कोई ठोस सबूत बना लीजिए ठाकुर साहब, ताकि वो उसकी तरफ से पूरी तरह गुमान हो जाए। ग्रोवर, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि नफरत के खेल में हम कितने माहिर हैं। उसमें हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। तुम एक बार उसे हमारे पास ले आओ। क्या बात है ठाकुर साहब, इसका मतलब कि राजेश अब पेड़ से टूटा हुआ फल है। ठीक है ठाकुर साहब, मैं मोदी को आपके पास लेकर आता हूं। ठीक ठाकुर साहब, बाकी सब कुछ ठीक है जी, मैं हाजिर होता हूं। लो मिनी डार्लिंग, हमारी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया। मेरी तरफ से एडवांस में कांग्रेचुलेशन। लव यू मेरी डार्लिंग। मोदी साहब, राजेश हमारे बेटे का दोस्त है, इसलिए हमने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह समझा। मगर हमें बाद में पता चला कि वो निहायत ही घटिया और कमीना आदमी है। अब देखिए ना, हमने आपकी मील खरीदी, और जब हमें यह पता चला कि राजेश वहां काम करता है तो हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो अपना ही आदमी है वहां पर। लेकिन वो कहते हैं ना कि कमजाद अपनी औकात दिखा ही देता है। इतनी बड़ी डील देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, और उसने हमारे बेटे का लिहाज ना करते हुए उससे कमीशन मांग लिया, और कमीशन ना मिलने की सूरत में उसने डील को कैंसिल करने की धमकी दे दी। मोदी साहब, उस वक्त मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि चलो कोई ब्रोकर होता तो उसे भी कमीशन देना पड़ता। अब इतनी बड़ी डील में 25-30 लाख रुपए की औकात ही क्या होती है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप बैंक को फोन करके पता कर लें कि मैंने जो बात कही है वो गलत है या सही है। हाँ ठाकुर साहब, मैं जानता हूँ राजेश का अकाउंट मेरे बैंक में, मेरी कंपनी का अकाउंट जिस बैंक में है उसी बैंक में। तो फिर देरी किस बात की है मोदी साहब? फोन करके तसल्ली कर लें। हाँ हाँ, जरूर करूंगा ठाकुर साहब। हेलो, यूको बैंक। हेलो, हाँ मैं मोदी बोल रहा हूँ। हाँ मोदी साहब, बोलिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? भाई वो राजेश के अकाउंट चेक करके उसका बैलेंस कितना है बता सकेंगे? अभी बताता हूँ मोदी साहब, 1 मिनट। पाटिल, राजेश बाबू के अकाउंट में कितने पैसे? 10,44,000। हाँ मोदी साहब। हाँ हाँ बताइए।
जी, उनके अकाउंट में 10,44,000 रुपए है। जी थैंक यू। वेलकम सर। खराबी इंसान में नहीं, इंसान के खून में होती है। राजेश तुम? जी हाँ मैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं ठाकुर साहब के ग्रोवर को मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा कराने की क्या जरूरत थी? इसका जवाब मैं आपको देता हूं। आप मुझे फंसाना चाहते थे, मुझे बेईमान साबित कराना चाहते थे, मोदी साहब की नजरों में गिराना चाहते थे, मगर आप ये सब कर सकते हैं क्योंकि आप ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह हैं। आप एक ऐसे महान बेटे के बाप हैं जो अपने कमीनेपन की वजह से मशहूर है। अपनी जबान पे लगाम दे वरना तेरी जबान खींच लूंगा। चिल्लाइए मत ठाकुर साहब, आपके चीखने और चिल्लाने का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके और आपके बेटे के साथ मेरा दोस्ती का रिश्ता था, आज के बाद वो रिश्ता दुश्मनी में बदल गया है। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। सजा तो आप मुझे बाद में देंगे ठाकुर साहब, फिलहाल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उस 10 लाख रुपए के लिए जो आपने मेरे अकाउंट में जमा करवाए हैं। अब वो पैसे मेरे हैं, मगर मैं उन्हें अपने ऊपर नहीं खर्चूंगा। मैं उस हराम की कमाई को गरीबों में बांट दूंगा, उन गरीबों को जिनकी जिंदगियां आपने और आपके बेटे ने मिलकर बर्बाद कर दी। चलो ड्राइवर। मोदी साहब अच्छा हुआ आप आ गए, वरना ये कमीने राजेश बाबू को बेईमान साबित कर देते और फिर एक शरीफ इंसान उनके जुर्म का शिकार बन जाता। मगर आप है कौन? जी मैं अमिता हूँ, विनोद ठाकुर की सेक्रेटरी। तो फिर आपका राजेश बाबू से क्या संबंध? वही जो एक मजलूम का दूसरे मजलूम के साथ होता है। मैं समझा नहीं। जी मैं भी उनके जुल्म और अत्याचारों की सताई हुई हूँ। मगर आप तो सेक्रेटरी है ना विनोद ठाकुर की। वो एक लंबी कहानी है। मैं पहले दयाल इंडस्ट्रीज में काम करती थी। वहाँ मील की डील के वक्त मेरी मुलाकात विनोद ठाकुर के साथ हुई। उसने मुझसे मोहब्बत का ढोंग रचाकर मुझे एक बिन ब्याही माँ बना दिया। मैं तो खुदकुशी करने निकली थी, लेकिन उनके मुलाजिम करण ने मेरी जान बचाकर मुझसे शादी कर ली। अब मैं विनोद ठाकुर की सेक्रेटरी भी हूँ और हवेली में भी रहती हूँ। ये किस तरह मुमकिन है? ये इन कमीनों की लाचारी है, मजबूरी है। इन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी जान बच गई। मोदी साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप अकेले इस घर से नहीं जा रहे हैं। आपने सांप की दुम पे पाँव रखा है और वो एक दिन आपको जरूर डसेगा। अमिता, जब हम सांप की दुम पे पैर रख सकते हैं तो उसका फन भी कुचल सकते हैं। ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।